केजरीवाल सरकार की आपत्ति के बावजूद 15 मई को शकुंतला गैमलिन को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया। तब से इस फैसले को केजरीवाल सरकार ने नाक का सवाल बना रखा था। केंद्र ने नोटिफिकेशन देकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अंतिम संवैधानिक हक उपराज्यपाल को ही है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने नोटिफिकेशन को भी अपने खिलाफ केंद्र की चाल माना। भरी विधानसभा में उपराज्यपाल को साजिश का हिस्सा करार देते हुए नोटिफिकेशन के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पास कराया। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया कि केजरीवाल को नियुक्ति और तबादले का अधिकार नहीं है। वो एलजी को सिर्फ प्रस्ताव भेज सकते हैं। अंतिम फैसला एलजी के पास होगा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या एलजी ही है दिल्ली के असली बिग बॉस? हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब क्या करेंगे केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दो अदालतों से करारा झटका मिला। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाने वाली दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को निराधार करार दिया, तो शाम को दिल्ली हाईकोर्ट में अधिकारियों की तैनाती से जुड़ी याचिका पर केजरीवाल सरकार की बड़ी हार हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ साफ कहा कि नियुक्ति तबादले से जुड़े किसी भी मामले में दिल्ली सरकार अपना प्रस्ताव लेकर एलजी के पास जाएगी। अगर एलजी इससे सहमत नहीं होते हैं तो वो वापस दिल्ली सरकार को फाइल भेजेंगे, और इस पर भी बात नहीं बनी तो एलजी इस पूरे मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। इंटरिम आदेश सिर्फ इतना है कि दो डिसीजंस जो दिल्ली सरकार ने ली थी उन पे एलजी विचार करेंगे और अपनी फाइनल डिसीजन लेंगे, और कुछ नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो पिछले कई दिनों से दिल्ली के सियासी गलियारे में बवाल बना हुआ है कि दिल्ली में उपराज्यपाल पड़े या केजरीवाल, क्या उसका जवाब हाई कोर्ट से मिल गया? क्या दिल्ली के बिग बॉस एलजी ही हैं? क्या एलजी सेटिस्फाइड नहीं होते प्रपोजल से तो एलजी को भी उसे वापस करने का अधिकार फिर से दिया है अंतरिम आदेश में? भाई डेलिब्रेशंस के लिए उनको अधिकार दिया है, जो वही अधिकार कानून के अंदर भी है। तो कोई भी रिफ्यूजल और कोई भी डिफरेंट व्यू ऑनरेबल एलजी का बगैर ग्राउंड का हो ही नहीं सकता। उन्हें ग्राउंड देना पड़ेगा, भाई हम क्यों इसे सेटिस्फाइड नहीं है। हाईकोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाने की केजरीवाल की याचिका पर भी कोई राहत नहीं दी। यानी केजरीवाल को एक तरह से हाईकोर्ट से दोहरी निराशा हाथ लगी है। The notification of 21st May stands as it is. There is no change, there is no stay of the notification. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि ये केंद्र सरकार या उपराज्यपाल तय नहीं कर सकते कि दिल्ली में किस अधिकारी को क्या पोस्ट दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मुश्किल भी बढ़ाई है और पूछा है कि इससे पहले दिल्ली सरकार में अफसरों की नियुक्ति और तबादले की क्या प्रक्रिया थी। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। दिल्ली का कामकाज ठप न हो, कोई बाधा न आए, इसलिए हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश दिया है। लेकिन इस अंतरिम फैसले से इतना साफ है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अब वो अधिकारियों की अपने मन मुताबिक ताबड़तोड़ तैनाती नहीं कर पाएंगे। जो नियुक्तियां हाल ही में केजरीवाल सरकार ने की हैं, उसकी फाइलें भी एलजी को भेजनी होंगी। यानी उन्हें एलजी के दर पर हर हाल में माथा टेकना ही होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब क्या करेंगे केजरीवाल? क्या इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार? आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि एलजी ही है दिल्ली के बिग बॉस, लेकिन अब केजरीवाल क्या करेंगे? इस पूरे मसले पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, हमारे साथ सोमनाथ भारती जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अमृता धवन कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उमेश सहगल एक्स चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के हमारे साथ हैं, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जो दिन भर इस हाई प्रोफाइल मामले पर नजर रखे हुए थे आज कोर्ट में, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आशीष के पास ही चलूंगी। आशीष, जबरदस्त करारी हार ये अरविंद केजरीवाल की कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश आया? जाहिर तौर पर शीतल,
जो दिल्ली की सत्ता में जो लगातार संग्राम चल रहा था उस पर एक पूर्ण विराम लगा दिया है जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता। क्योंकि जो तस्वीर अभी तक धुंधली थी, जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल या फिर नजीब जंग या फिर केंद्र सरकार प्रोजेक्ट करना चाहती थी, वो तस्वीर बेहद धुंधली थी। लेकिन हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद वो तस्वीर साफ हो गई। सबसे पहला झटका सुबह सुप्रीम कोर्ट में लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को आधारहीन बता दिया और कहा कि हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने 25 मई को अपने आदेश में कहा था, ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन संदेह पैदा करता है। सबसे पहली हार यहां हुई, लेकिन जो हाईकोर्ट में हुआ वो कहीं ना कहीं करारा झटका था। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि एलजी ही कहीं ना कहीं बिग बॉस होंगे। अगर हम पूरे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब साफ होता है कि एलजी ही बिग बॉस होंगे। जो दिल्ली सरकार होगी अपना जो भी प्रस्ताव होगा वो एलजी के पास लेकर जाएगी नियुक्ति और तबादले संबंधित, और एलजी को लगेगा विचार विमर्श करने के बाद, सोचने के बाद लगेगा कि इसमें क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो वो वापस मंत्री समूह को रिफर करेंगे, यानी दिल्ली सरकार को रिफर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार उसमें कोई चेंजेस नहीं करती, मंत्री समूह कोई चेंजेस नहीं करते, वापस एलजी के पास आता है तो फिर एलजी तय करेंगे। हो सकता है एलजी अगर चाहे तो इसको राष्ट्रपति के समक्ष भी भेजें। लेकिन दूसरी अहम बात कि दिल्ली सरकार यह चाह रही थी कि 21 मई और इसके अलावा जुलाई 2014 का जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट रोक लगा दे। उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक अल्प विराम यहां पर लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। आशीष ने कोर्ट के आदेश के अंतरिम आदेश की पूरी डिटेल्स हमको बताई। मैं सोमनाथ भारती के पास चलूंगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और आज हमने उन्हें कोर्ट के बाहर भी सुना। सोमनाथ जी, कोर्ट के बाहर भी हमने आपको सुना और आपने ये कहा कि आज ये संविधान की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। तो कुछ रोज पहले यही बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही थी? नहीं शीतल जी, जो चूंकि आप मेरा मुस्कुराहट देख, मुझे लगा कि आप पूछेंगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। मैं आप तो ये भी बता दीजिए, जिस तरह से आप ये भी बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उल्टा कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट में हुआ कुछ है और कहना कुछ और चाहते हैं, जैसे कि आपने स्क्रिप्ट पहले से लिख रखी है। भाई आपका स्क्रिप्ट पहले से रेडी था। आप देखिए आज ये हुआ है 21 मई 2015 को एक नोटिफिकेशन आया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रयास किया गया। उसमें कहा गया कि जो नियुक्ति है वो एलजी साहब फैसला करेंगे। संविधान कहता है कि जो कुछ भी करना है सारे विषयों पर तीन के अलावा, लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा, वो सभी कुछ इनिशिएट करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट इज, कोई भी अपॉइंटमेंट है, कोई भी वर्क लोकेशन है, वो शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के बाद फाइल जाती है एलजी के पास। एलजी साहब अगर उससे सहमत नहीं होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, डेलिब्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर फिर भी सहमति ना हो उनकी तो मामला प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। ये तो संविधान कहता है। और इसी बात को जो अंडू करना चाह रहा था नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय का, उस मेरा फोन कट गया है जीतू। नहीं, सोमनाथ भारती का ऑडियो कट गया है। मैं आशीष के पास चलूंगी। आशीष, जो कुछ हमने सुना सोमनाथ भारती को बोलते हुए, इससे वो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कुछ रोज पहले जब वो तबादले उन्होंने किए हाल ही में? अब देखिए, सोमनाथ भारती दरअसल इस कोर्ट का जो भी टिप्पणी थी, जो कोर्ट का अंतरिम आदेश था, वो उसको अपने हक में जताने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल शीतल, अगर कुछ मिलता नहीं है तो आदमी उसे बोलेगा क्या? क्योंकि कोर्ट के बाहर आने के बाद सोमनाथ भारती खुद ही कह रहे थे कि देश की जनता दिल्ली की जनता की जीत है। बिल्कुल। यही बात लगातार इतने दिनों से उनको समझ में नहीं आ रही थी। पूरे मामले को वो दिल्ली हाईकोर्ट तक ले गए। एक अहम बात यहां पे मैं शीतल जरूर बोलना चाहूंगा। आज सुबह जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को मौका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने जो दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है, अगर आप चाहते हैं तो उसकी भी सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यानी जो एसीबी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी, उस याचिका को, साथ ही जो केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में, उन दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार था। लेकिन इनका कहना था नहीं, हम हाईकोर्ट में ही इस मामले को आर्ग्यू करेंगे। अब जाहिर तौर पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को वो उस ढंग से नहीं ले पा रहे हो जिस ढंग का आदेश आया है। उम्मीद यही की जा सकती है कि कुछ समय बाद उनको ये बात समझ में आएगी, या हो सकता है कुछ समय बाद वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश करेंगे। शीतल जी, मैं इस पे कमेंट कर दूं, बहुत कुछ कह गए हैं। ठीक है सोमनाथ जी, बोलिए।
शीतल जी मैं कह दूं, जी जी बोलिए बोलिए। जो 25 मई, देखिए 25 मई 2015 को केजरीवाल सरकार ने 16 ऑफिसरों के वर्क एलोकेशन के 2 ऑर्डर किए। वो ऑर्डर संख्या है 260, 261। ये दोनों ऑर्डर्स 21 मई नोटिफिकेशन के बाद के हैं। केंद्र सरकार कह रही थी कि ये दोनों ऑर्डर्स नल एंड वॉइड हैं, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये दोनों ऑर्डर्स जो केजरीवाल सरकार ने किए हैं, इनको एलजी साहब के पास भेजा जाए फॉर डेलिबरेशंस, और उसके बाद अगर एलजी साहब के पास कुछ और इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए हो तो उसको भी भेजा जाए। यही स्कीम ऑफ थिंग्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में, यही तो मैं कह रहा हूं पहले से कि फैसला शुरुआत करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शुरुआत करेगा मुख्यमंत्री, उस शुरुआत के बाद वो फाइलें जाती है एलजी के पास। मैं बिल्कुल सोमनाथ जी कहाँ केजरीवाल इसको फॉलो कहाँ कर रहे थे? आनंदो मजूमदार के तबादले की बात हो, परिमल रॉय के तबादले की बात हो, आप कहाँ इसको फॉलो कर रहे थे? क्या आपने उनको तबादला करते वक्त प्रस्ताव भेजा था एलजी के पास? अरे अब आप देखें अरे भाई दो नोटिफिकेशन पीछे हमने इशू किया, हमने दोनों को भेजा। इन ट्रांसफर का बताइए मुझे, आपने ये जो 2 ताजा ट्रांसफर किए इनका भेजा आपने प्रस्ताव? क्या आपने प्रस्ताव एलजी को भेजा? आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रही थी। ठीक है आज उसको झटका मिला है, झटका उनको मिला है, झटका हमें नहीं मिला। सोमनाथ भारती जी, मेरा एक सवाल है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह कहा कि 21 मई का केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की कोशिश था। ये बात जो आप कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की समझ में क्यों नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक क्यों नहीं लगाया? उस पर रोक लगाने से क्यों मना कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप मानते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की इजाजत दे रहा है? दीजिए जवाब दीजिए सोमनाथ जी। मैं अब जवाब देता हूं उसका। आज ऑनरेबल देखिए, आज हम 2 जजमेंट्स को डेलिबरेट कर रहे हैं। जो पहला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को जिसमें कहा गया था कि वो नोटिफिकेशन सस्पेक्ट है, उसको स्टे नहीं किया, उसको स्टे नहीं किया और कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो आज मामला सुनेंगे, जो शाम को सुना गया, उस मामले को बगैर उस ऑर्डर के से इन्फ्लुएंस हुए इसको अफ्रेश। लेकिन ये कहा कि वो अनावश्यक टिप्पणी थी और आज नोटिस बिल्कुल मामला क्या है? टिप्पणी को अनावश्यक नहीं कहा गया क्या आज के ऑर्डर में? तो अनावश्यक टिप्पणी ऐसा कोई शब्द नहीं है। ऑर्डर को पढ़िए, उसमें ऐसा कोई, उसमें यह कहा गया कि बगैर उस टिप्पणी को। ठीक है सोमनाथ जी ठीक है, हाईकोर्ट इस मामले को ऑफरेस सुने। ठीक है, मैं आपकी बात को नहीं काट रही, लेकिन हमारे जो संवाददाता है आशीष सिन्हा, बात पूरी कर दो। ठीक है कीजिए। हाईकोर्ट ने शाम के जजमेंट में उन्होंने ये कहा, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि भाई क्या कोई भी चुनी हुई सरकार बगैर अपने मनपसंद के ऑफिसर्स के क्या सरकार चला सकती है? यह सवाल उन्होंने दागा आज केंद्र सरकार को, और यह भी कहा कि ऐसे कौन से स्कीम्स हैं जिसके तहत राज्य सरकारों में और यूनियन टेरिटरीज में कैसे ऑफिसर्स वहां पे एलोकेट होते हैं, उसको बताइए। आशीष, हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा के पास एक बार फिर चलते हैं। आशीष, सोमनाथ भारती कह रहे कि ऐसी कोई टिप्पणी को खारिज कोर्ट ने नहीं किया, इन्होंने जो नोटिफिकेशन को लेकर टिप्पणी की थी। देखिए शीतल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ था कि जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन का पार्ट था उसको कोर्ट ने निष्प्रभावी घोषित कर दिया, जिसका मतलब साफ होता है कि हाई कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन जो केंद्र सरकार के 21 मई के नोटिफिकेशन को लेकर दिया गया था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। कोर्ट ने यही कहा कि जो मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, इस ऑब्जर्वेशन को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा या उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। निष्प्रभाव का मतलब ही यही साफ हो जाता है कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक है सोमनाथ जी, आपने शायद ये बात सुन ली होगी। मैं चलूंगी अब आशीष सूद, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक सेकंड में कह दूं, चलिए अगर ये मामला ब्लैक एंड व्हाइट में जैसा कह रहे अगर हो गया होता तो मामला खत्म हो गया होता। क्यों नोटिस इशू करते?
क्यों राज्य सरकार को नोटिस इशू करते, क्यों केंद्र सरकार को नोटिस इशू करते? एक सेकंड में कह दूं, चलिए अगर ये मामला ब्लैक एंड व्हाइट में जैसा कह रहे अगर हो गया होता तो मामला खत्म हो गया होता। क्यों नोटिस इशू करते, क्यों राज्य सरकार को नोटिस इशू करते, क्यों केंद्र सरकार को नोटिस इशू करते? सोमनाथ डेलिब्रेशन है, सोमनाथ जी, इस पे अभी जुडिशियल स्क्रूटनी है। सोमनाथ जी, इस पे सारी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात को मिला रहे हैं। बिल्कुल नोटिस जो गया है वो ये कि पहले इस तरह के मामले किस तरह से सुलझाए गए, इसका केंद्र जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिफिकेशन पे बोला है कि नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के पिटीशन पे दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया है। मैं बताता, मतलब मामला सुना जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को स्टे करने से मना कर दिया है। ठीक है, बाकियों को भी चलिए हमारे और भी मेहमान है, उनके पास भी हमें चलना है। मैं आशीष सूद के पास चलूंगी और फिर अमृता आपके पास भी आऊंगी। आशीष जी, सोमनाथ भारती का, आम आदमी पार्टी का अभी भी ये मानना है कि ये उनकी हार नहीं है, ये फैसला उनके हक में है और केंद्र खामखा खुश ना हो कि केजरीवाल को कोर्ट ने लताड़ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के फैसलों पर खुश होने या उससे गमजदा होने में विश्वास नहीं रखती। मुझे तो आज इसमें खुशी है कि कोर्ट के इस फैसले से, माननीय उच्च न्यायालय के आज की इस टिप्पणी से दिल्ली में प्रशासन की राह खुल गई है। दिल्ली फिर प्रशासित की जा सकती है और मैं तो इस बात का शुक्रगुजार हूं, अभी तक केजरीवाल साहब ने और सोमनाथ भारती साहब ने यह नहीं कहा कि हाई कोर्ट इंसाफ के साथ मिल गई है। इनको तो दोषारोपण करने की आदत हो गई है। ये इस बात में खुशी मनाए कौन जीता कौन हारा। मैं इस बात से खुश हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के माध्यम से आज दिल्ली में फिर से प्रशासन पटरी पर आ पाएगा। आज हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया दिल्ली का प्रशासन चलाने का अधिकार किसका है। अब हमारा निवेदन है कि केजरीवाल सरकार उस टिप्पणी के आधार पर उस संविधान सम्मत रास्ते से दिल्ली की जनता के लिए कुछ करे। अब भी समय है, जो 100 दिन के उनके गुनाह है सत्ता के और ताकत के लिए लड़ाई लड़ते रहने का, जनता उसे फिर माफ कर देगी। ठीक है, संविधान सम्मत तरीके से प्रशासन चलाएगी। सही बात आपने की। अमृता, इस घमासान के बीच आपको ये होता हुआ दिखता है कि शांतिपूर्वक तरीके से अब काम होगा? देखिए, उस दिन का इंतजार तो दिल्ली की जनता कर रही है जब दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा कामों की शुरुआत होगी। और मेरा मानना है कि अपने अधिकारों की लड़ाई को छोड़कर अब तो कम से कम आम आदमी पार्टी को अपने कर्तव्यों और अपने मर्यादाओं में रहकर उसको निभाने का काम करना चाहिए, जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर दी है। इनसे ये पूछिए कि सिर्फ अफसरों की पावर अपने हाथ में रखने के लिए, तबादले की पावर अपने हाथ में रखने के लिए इस लड़ाई को ये कितना लंबा चलाएंगे, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर विकास की गति टूट गई है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी डज नॉट कम विद एब्सोल्यूट पावर। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 67 सीटें हैं तो आपको सब कुछ इस देश के अंदर जो चल रहा है वो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। जो संविधान के दायरे में संविधान की व्याख्या है उसको आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उसका इंटरप्रिटेशन अलग है, आप कोर्ट में चले गए और कोर्ट का फैसला आप लोगों ने सुना है। और अगर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों में विस्तार हो तो वो भी संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। आप दिल्ली विधानसभा का सेशन सिर्फ नोटिफिकेशन के ऊपर तो ला रहे हैं, लेकिन बिजली का संकट, पानी का संकट जो दिल्ली के अंदर है, जो लोग तरस रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक आपका कोई विधानसभा का विशेष सत्र नहीं आया है। तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस करवाने के पीछे एक एजेंडा है कि अपनी जिम्मेदारियों को, जो फेलियर है गवर्नेंस का, उसको छुपाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। और आप सोमनाथ भारती जी मुस्कुरा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि अब वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो गुस्सा किस पर करें। अब उनका बस चलता तो शायद कोर्ट के इस निर्णय पे भी ऊपर वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी टिप्पणी कर देते, पर कहीं ना कहीं आज वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंधे हैं। इससे पहले जितना भी ये पूरा विवाद रहा है, इन्होंने दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाकर दिल्ली की गति रोक दी है। ठीक है, बिल्कुल। सोमनाथ जी, फटाफट आपका रिएक्शन इस पर, फिर मैं उमेश सहगल और डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी के पास भी चलूंगी। जी शीतल जी, जो आज जो कि भाजपा और कांग्रेस के मित्र इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि मामला कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, द जजमेंट आ गया है ना। दोनों कोर्टों ने
आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी हाँ, ये जजमेंट मामला सुनने के बाद ये कहा कि मामला बड़ा है। आज तक आप जिसको आज जैसे हम नहीं रहे थे, जैसे आपने हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो नोटिफिकेशन मुझे बोलने नहीं दो यार, थी उसको मान लिया था, बोलने दो भाई, उसको मान लिया था और उसको आप भाई हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़ा संयम बरते हैं, आप ये समझ, थोड़ा संयम बरते हैं, थोड़ा संयम बरते हैं, संयम बरते हैं, संयम बरते हैं, संयम बरते हैं। जनता के प्रति मैं बोल रहा हूँ, आपको मैंने टोका नहीं था, मुझे बोलने दीजिए। जनता आप लोगों को ढूंढ रही है, अरे मुझे बोलने दीजिए भाई, चाहती है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। अरे जनता किसको ढूंढ रही है? क्योंकि शून्यमान तो आप हो गए, जनता आपको ढूंढ अच्छा रही है। ठीक है, मेरा सीधा सवाल सोमनाथ जी, मेरा सीधा सवाल आप हो गए, मेरा सीधा, सोमनाथ जी सुनिए प्लीज, मेरा सेकंड शीतल जी, मेरा सीधा सवाल, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप उसके बाद करते रहिएगा। अमृता मुझे सोमनाथ जी से सवाल करने दीजिए आप प्लीज। बताइए ना। और शून्य पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ऑपोजिशन और आपके गलत नीतियों को लोगों के सामने जब तक आप लोग उलझ रहे हैं, मैं उमेश सहगल के पास चलती हूँ। उमेश जी, ये स्पष्ट हो गया आज अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को, कि संविधान के मुताबिक ट्रांसफर नियुक्ति के मामले में आखिरी फैसला एलजी का ही होता है। आज अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। देखिए, 3 फैसले बहुत अहम है आज। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन स्टे नहीं की, इसका मतलब वो नोटिफिकेशन अभी भी इन फोर्स है। दूसरा फैसला ये कि जो हाई कोर्ट का उन्होंने था उसका निराधार बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी डिवीजन बेंच फैसला करेगी तो उसको उसमें नहीं लेंगी। इसका मतलब है कि उस आदेश की भी जो अहमियत थी वो कम हो गई। तीसरा आदेश उनका ये है कि उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से दिल्ली का कामकाज किया जाएगा। अगर आप इसको दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत वेलकम फैसले हैं, क्योंकि अभी तक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि वो जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो खत्म हो गई बात। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगी तब वो देखी जाएगी, अभी तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी ट्रांसफर ऑर्डर्स होंगे वो उपराज्यपाल करेंगे, और उपराज्यपाल अगर नहीं करते हैं तो वो लागू नहीं होंगे। ये भी अफसरों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। उनको पता होगा कि जब तक उपराज्यपाल का ऑर्डर नहीं होता कोई सचिव उस आदेश को आगे नहीं बढ़ाएगा। अब एक चीज और भी क्लियर होगी कि जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स बने हुए हैं 1993 के कि आप पहले कंसल्टेशन करिए इलेक्टेड गवर्नमेंट से, वो भी उपराज्यपाल को करनी पड़ेगी। तो पूरा प्रोसेस जो था, जिस तरह 22 साल से चल रहा था, अब वो पटरी पे आ गया। उसी 22 साल से अब आगे चलता रहेगा। अब इन दोनों हस्तियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को ये चाहिए है कि आपस में मेल मुलाकात करके इसको सॉर्ट आउट करें। जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आता, कम से कम इस अंतरिम आदेश को एज अ फाइनल ऑर्डर माने और इसको आगे बढ़ाएं ताकि काम चले। और अफसरों की जो स्थिति है वो बिल्कुल असंभव ना बना दें कि आज अफसर ना इसको ऑर्डर ओबे कर सकते हैं, उसका करो तो इधर करो, इधर खाई और उधर वो स्थिति वापस ना आने पाए। ये इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, अफसरों की स्थिति असंभव ना बना दें। बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया सहगल साहब आपने। और इसी सवाल के साथ मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी प्रदीप सिंह से और तमाम लोगों से, और खासतौर से सोमनाथ भारती से, कि क्या वाकई अब संभव बनाएंगे अफसरों की स्थिति? ये रार, ये झगड़ा यहां थमेगा कि नहीं थमेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के बॉस एलजी ही होंगे, और अब केजरीवाल क्या करेंगे? एक सवाल लेकर मैं सोमनाथ भारती के पास चला चाहूंगी। सोमनाथ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर आया है, इसमें आपको कोई झटका नहीं है, ये आपकी जीत है, जनता की जीत है, तमाम बातें आप कह रहे हैं। बस मुझे इतना बता दीजिए, आप खुद एक लॉयर हैं, इतना बता दीजिए मुझे कि इस फैसले के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का हक, फाइनल राइट एलजी को है या नहीं? हाँ या ना में प्लीज मुझे जवाब दे दीजिए। सोमनाथ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं मिल रही है? हाँ जी। अच्छा, ये सवाल मुझसे पूछा आपने? जी, आपसे पूछा। ऐसा है कि संविधान के अंदर यही चीज, संविधान, अब मैं आपको समझा देता हूं, चूंकि आपके दर्शकों को भी समझना होगा ये बात। आप ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा? कि नहीं समझे? कहा कि जैसे ही केजरीवाल सरकार फैसला करती है
एक सेकंड मैं बता देता हूं, आप पहले समझा दूं, आप समझिए, दर्शकों को भी समझना होगा ये बात। आप ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा, नहीं समझे? कहा कि जैसे ही केजरीवाल सरकार फैसला करती है, एक सेकंड मैं बता देता हूं, आप पहले समझा दूं, आप समझिए। सोमनाथ जी, ये जैसे केजरीवाल सरकार चाहती है कि पावर सेक्रेटरी पर्सन एक्स हो, हेल्थ सेक्रेटरी पर्सन वाई हो। अभी जब लिस्ट बन जाती है तो लिस्ट बनाने के बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट जाएगी एलजी साहब के पास। अगर एलजी साहब को उसमें आपत्ति होगी, उसमें कुछ डेलिब्रेशन होगा, उसमें कुछ सेशन होगा, तो वो बुला करके बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद भी अगर मामला नहीं सुलझता है और अगर वो अडिग हो जाते कि नहीं पर्सन एक्स नहीं होना चाहिए पावर सेक्रेटरी, तो पूरी की पूरी फाइल चली जाएगी राष्ट्रपति जी के पास। और यही व्यवस्था संविधान में है, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एक्ट में, और यही मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी, अथॉरिटी यही बात तो हाईकोर्ट ने एलजी ही है ना, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी एलजी है, ये तो आपको बोल रहे हैं ना। अभी कल जो 2 फैसले किए थे, अरे भाई ये हमारा डेमोक्रेटिक हमारा फैब्रिक जो है वो यही है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मामले में, गवर्नर स्टेट के मामले में, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के मामले में, ठीक है, ऐसे ही सारे ऑर्डर्स आते हैं। आपने बात कह दी। आशीष सरकारों के, आशीष इस पे जोड़ना चाह रहे हैं। आशीष जी, नहीं, सोमनाथ भारती जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये ऐसा मानते हैं तो कल सरकार ने जो 2 नई नियुक्तियां की हैं, क्या उसकी फाइल और उसकी अनुमति इन्होंने एलजी से ली है? ये दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए, जो 100 दिन में कोई काम नहीं कर रहे हैं। झूठ बोलना बंद कर दो के लिए इन्होंने, आप अपने नेता के राह पे चल रहे हैं और वो झूठ का गुरु है और आप झूठ के चेले हैं। अब खिसियानी बिल्ली देखो, झूठों का पुलंदे में भाजपा पली पड़ी है, सत्यता थी तो, और झूठों का पुलंदे में भाजपा बढ़ने वाली है। आप इस बात का भरोसा मत रखिए। तभी आप बात समझिए, दोनों की दोनों ऑर्डर्स 25 तारीख के शंगलू कमेटी ऑनरेबल एलजी के पास गए। कल आपने सेक्रेटरी, अरे दोनों के दोनों ऑर्डर्स ऑनरेबल एलजी के पास गए। दावा करते थे, आप झूठ मत बोलना शुरू करें। आप दावा करते थे, आप दावा करते थे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे, आप कनॉट प्लेस घोटाले के, आप शंगलू कमेटी से दागी इम्प्लीकेटेड अधिकारी को कल आपने नियुक्त किया, शीला दीक्षित पे मुकदमा नहीं लगाया। क्या बात करते हैं आप? अरे तो भाई अधिकारी आपका है, आपने अभी तक पकड़ के बंद क्यों नहीं किया? एलजी के पास देखो ये झूठ है, देखो झूठ की पोटली आप ही खुल गई। ठीक है अधिकारी मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट उनके पास चलूंगी, लेकिन पहले अमृता कुछ कहना चाह रही है। अमृता अपनी बात रखिए, फिर मेरा सवाल होगा डॉक्टर पीएम की बात से। शीता जी, सबसे अहम बात यह है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में कि एलजी साहब बड़े हैं या दिल्ली का मुख्यमंत्री बड़ा है, मैं ये इस बात को भी समझना चाहती हूँ कि अफसर कौन सा किस पोजीशन पे आए, इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ईमानदार है तो किसी भी अफसर के साथ काम कर लेंगे, और अगर आप ईमानदार हैं तो आपका अफसर कैसे डिसऑनेस्ट हो सकता है? तो क्या वो ऐसे अफसरों की मांग करना चाह रहे हैं या फिर इस तरीके का सिस्टम लाना चाह रहे हो अपने इर्द गिर्द, जिससे उनको कन्वीनियंसली अपने हर तरीके के काम को, चाहे मतलब ओपन हो चाहे हिडन हो, वो काम करने में वो सक्सीड कर पाए? ये लड़ाई मेरी समझ से बाहर है, और इस लड़ाई के पीछे की मंशा भी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आप दिल्ली की जनता को गवर्नेंस में आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं। आप बार बार उसको छुपाने के लिए मीडिया में बार बार आने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उठा देते हैं। दिल्ली की जनता का मत भी था, आप देश को समझ पाए, सोमनाथ भारती जी, आपके पास तो कोई आधार नहीं है पार्टी का, आपके पार्टी से आधार नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो को आप जासूसी की लड़ाई बनाना चाहते हो, आप चाहते हो। आज के इस फैसले के बाद, इस अंतरिम कोर्ट के फैसले के बाद क्या करारी शिकस्त है ये अरविंद केजरीवाल की कि नहीं? डॉक्टर त्रिपाठी, आपने मेरा सवाल सुना? अच्छा, आपने ये सवाल मुझसे पूछा है? जी बिल्कुल, आपसे पूछा है। हेलो, जी आप ही से पूछा है। हाँ, मैं ये सुन रहा था। कौन सी बात किस तरह कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपके न्यूज चैनल पर, उसके बाद तमाम और न्यूज चैनल पर पिछले 2-3 दिनों से इसी विषय पर हम लोग चर्चा और विचार विमर्श कर रहे हैं।
दरअसल ये संविधान की समस्या है ही नहीं, ये सामंजस्य की समस्या है, ये राजनीतिक हितों की समस्या है और सबसे गंभीर संकट ये है कि इसके द्वारा नौकरशाही का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कार्यपालिका की स्थायी शाखा है वो जो भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चुनकर आते हैं उनके साथ मिलकर के वे काम करते हैं। एक जरूरी बात यह है कि आप जो एक मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं या विधायिका के सदस्य हैं वे अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, जबकि एक स्थिर और लगातार काम करने वाली कार्यपालिका के रूप में नौकरशाही होती है, सिविल सेवा होती है। इनका सहयोग और इनका सामंजस्य करना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का यह नेतृत्व बनता है कि उनको साथ लेकर चलें। लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक विचारों के आधार पर यह विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, यह संविधान का संकट नहीं है, ये राजनीति का संकट। बिल्कुल, संविधान यही मेरा पॉइंट है। सवाल संविधान तो पहले दिन से संवैधानिक संकट का रूप देने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने, वो नाकाम हुआ है, संकट है। और इस फैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को स्टे करने से मना कर दिया है, तो कम से कम सोमनाथ भारती जी की ये दलील कि ये संविधान संशोधन की कोशिश है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए, ये गलत साबित होती है। मतलब संवैधानिक कुल मिलाकर देखिए, मालूम है आम आदमी पार्टी को भी कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था में एलजी प्रशासक है दिल्ली का और वो प्रतिनिधि है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ने उसको अपने अधिकार डेलीगेट किए हैं और मामला राष्ट्रपति के यहां जाने का मतलब है होम मिनिस्ट्री को जाएगा। होम मिनिस्ट्री जो सलाह देगी राष्ट्रपति को, उसके आधार पर फैसला करेंगे। तो मामला सारा ये है, दो चीजें हैं इसमें मुझे नजर आती हैं। एक, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई इस तरह से लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। दूसरा ये है कि मीडिया स्पेस में बने रहो, गलत कारणों से, सही कारणों से, लेकिन जो है इस लड़ाई को हमेशा जारी रखो और ये दिखाओ कि लड़ाई हमारी किसी छोटे मोटे से नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी से। आज राजनाथ सिंह का बयान भी आया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। देखिए ये दूसरी बार ये स्थिति आ रही है दिल्ली में। 1955 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश 52 से 55 तक दिल्ली कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री थे यहाँ के। कैटेगरी सी की स्टेट थी दिल्ली, पूर्ण राज्य का दर्जा था। उस समय भी ये झगड़ा चला था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कहा कि होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं, केंद्र सरकार हमको काम नहीं, एक ही पार्टी की सरकारें थी। आखिर में 1955 में असेंबली भंग हुई, पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो गया। तो ये लड़ाई अगर आम आदमी पार्टी इस बात को नहीं समझेगी तो धीरे धीरे वो एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उनको बात समझ में आ जाए कि उनका काम, जनता ने उनको सरकार चलाने के लिए चुना है, एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए चुना है, इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं चुना है। देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी में 1993 से काम हो रहा है, उसमें जरूरी है जो अभी डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली का प्रशासन मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के सामंजस्य से चलेगा। दोनों मिलकर चलाएंगे, ठीक से चलेगा। अगर मुख्यमंत्री दुश्मन मानेंगे एलजी को या एलजी मुख्यमंत्री को, तो नहीं चलने वाला। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगी, अब ब्रेक लेना है। उससे पहले मैं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हमारे साथ उमेश सहगल जुड़े हुए हैं। उमेश जी, जो इसे संवैधानिक झगड़ा नाम दिया, संवैधानिक संकट नाम दिया, लेकिन निकला ये सियासी संकट। आपने ब्यूरोक्रेसी को देखा है, दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को देखा है आपने, नौकरशाही को एक लंबे अरसे तक। आपको लगता है कि इतने बड़े स्तर पर ये सियासी संकट पहले कभी खड़ा हुआ? ये शक्ल नहीं ली थी। डिफरेंसेस रहे हैं, उपराज्यपाल और चीफ मिनिस्टर में हमेशा रहे हैं। जब सेम पार्टी थी तब भी रहे हैं, जब डिफरेंट पार्टी थी तब भी रहे हैं। मगर समाओ एक सिस्टम ऐसा चल रहा था 22 साल से कि उसको ना प्रेस में आने दिया गया, ना मीडिया इश्यू बनाया गया। आपस में बैठ के इन दोनों ने सॉल्व आउट किया। मुझे कोई भी इंसिडेंट ख्याल नहीं आ रहा कि पिछले 22 साल में एक भी मामला गृह मंत्री के पास गया हो फैसला करने के लिए, जो कि 239AA में प्रोवाइडेड है। एक चीज और मेरे ख्याल ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का आज का ऑर्डर है उसमें पता नहीं ये लिखा हुआ है कि नहीं, मगर संविधान में लिखा हुआ है कि अगर एलजी कैबिनेट से एग्री नहीं करते हैं तो इंटरिम फैसला वो दे सकते हैं।
तो अगर वो ऐसा भी नहीं होता, अगर इंटरिम फैसला भी नहीं ले सकते, तो बिल्कुल स्टेलमेट आ जाएगा गवर्नमेंट में। एलजी एग्री नहीं कर रहे, सीएम एग्री नहीं कर रहे, दोनों आपस में मिलते नहीं है, बातचीत नहीं है। तो इनकी जितनी जल्दी आपस में बातचीत शुरू हो, अच्छे रिलेशनशिप हो, यानी मीडिया से बाहर निकालें अपने रिलेशनशिप को और अपने कमरों के अंदर ले जाएं। इनके चीफ सेक्रेटरी, इनके बीच में बॉन्ड बने, ना कि इनको तोड़ने वाले बने। इनके अपने सचिव जो कि इतने सीनियर अफसर हैं और सुलझे हुए होने चाहिए, उनको भी सुलझा हुआ व्यवहार करना चाहिए। सियासी जंग में दिल्ली का अधिकारियों का बेड़ा गर्क ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद जो बात कही उमेश सहगल साहब ने, मैं आशीष से पूछूंगी कि क्या कोर्ट के फैसले में यही कहा गया है कि अंतरिम फैसला एलजी ले सकते हैं उस सूरत में अगर वो कैबिनेट के निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखते हो। तो हाईकोर्ट से झटके के बाद क्या करेंगे केजरीवाल, यही मेरे बहस के आखिरी सवाल होगा अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले मैं आशीष सिन्हा के पास चलूंगी, हमारे संवाददाता। दिन भर वो आज हाईकोर्ट में मौजूद थे। आशीष, जिस तरह उमेश सहगल साहब ने कहा जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या कोर्ट ने भी उसके मुताबिक ये कहा आज अपनी रूलिंग में कि कैबिनेट से असहमति की स्थिति में कोई अंतरिम फैसला भी ले सकते हैं एलजी? देखिए, जाहिर तौर पर हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कर दिया है कि जो मंत्री समूह है वो अपना प्रस्ताव एलजी के पास देगा। एलजी को कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए होगी वो वापस मंत्री समूह के पास भेज देगा, यानी सरकार के पास भेज देगा। लेकिन अगर उसमें कोई संशोधन नहीं करते और वापस उसी प्रस्ताव को एलजी के पास भेज देते हैं तो एलजी संविधान के मुताबिक आखिरी निर्णय लेंगे। यहां पर हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन एक बात मैं यहां पर और ऐड करना चाहता हूं शीतल, जो सोमनाथ भारती जी ने फर्स्ट हाफ में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया था दिल्ली सरकार को, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस बारे में नोटिस इशू किया है कि एसीबी को लेकर, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर रोक क्यों ना लगा दी जाए। उस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में, क्योंकि वक्त में बस में, प्रदीप जी, अब क्या अरविंद केजरीवाल को मान लेना चाहिए और ये लड़ाई यही खत्म कर देनी चाहिए? नहीं शीतल जी, ये आपको लगता है वो अरविंद केजरीवाल को तय करना पड़ेगा कि वो 5 साल सरकार चलाना चाहते हैं या पिछली बार की तरह शहीद होना चाहते हैं। अगर वो इसी तरह के संवैधानिक मुद्दे उठाकर टकराव के रास्ते खोजते रहेंगे तो 5 साल सरकार चलाना उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था से बाहर जाकर कोई राज्य हो उसकी सरकार नहीं चल सकती। संविधान में 70 में 36 सीट लेकर आने वाले मुख्यमंत्री और 70 में 67 सीट लेकर आने वाले दोनों मुख्यमंत्रियों के अधिकार बराबर होते हैं। 67 सीट आप लाए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे। तो ये बात उनको स्वीकार करनी पड़ेगी कि वो ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, तो उस तरह के अधिकार नहीं है जिस तरह के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें चलना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रचंड बहुमत है, 5 साल तक सरकार आराम से चलेगी। बिल्कुल। सोमनाथ जी, क्या दिल्ली की जनता के भले के लिए टकराव की राजनीति से परहेज करेंगे अब आप? आईना दिखा दिया गया आपको। शीतल जी, चूंकि आशीष जी आप कह रहे हैं कोर्ट में थे तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात केंद्र सरकार नहीं प्लीज वो मसले पे हम बहुत बहस कर चुके हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। सिलेक्ट करने मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप टकराव की राजनीति से परहेज करेंगे, आप आपकी पार्टी कोर्ट के इस आदेश के बाद की नहीं, दिल्ली की जनता के हित में। मैं नहीं चाहता कि कल को लोग बोले कि आप झूठ दिखाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता के हित में अपने संविधान को फॉलो करो, टकराव की राजनीति से परहेज करेंगे आपकी नहीं, उसको फॉलो करो। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो संविधान कहता है, तो संविधान जो कहता है वो आपको आज फिर से बतला दिया गया है। दिल्ली का भला होता है तो वो करेंगे, अगर बगैर टकराव के भला होता है तो वो करेंगे। हमको जो दिल्ली का भला करना है, टकराव करनी पड़े, सिर के बल चलना पड़े, पैर के बल चलना पड़े, हम सब करेंगे। हमें तो भला करना है। हमें तो भाजपा और कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, उसके खिलाफ हम आए हैं और दिल्ली का भला करने के लिए आए, देश का भला करने के लिए। विधानसभा के विशेष सत्र में जो पास कराया प्रस्ताव, उस पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति नहीं मिली है। ठीक है, अमृता और आशीष जी, आप दोनों से ये कह रहे हैं कि हम परहेज करने वाले नहीं है। अमृता। शीतल जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अपने कर्तव्यों को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को समझना पड़ेगा।
ये उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जो इनके पास नहीं है, और जो अधिकार इनके पास है उनको ये नजरअंदाज करके दिल्ली को ठप करके बैठे हैं। दिल्ली जल बोर्ड इनके पास है, स्लम बोर्ड का डेवलपमेंट जो है स्लम्स का वो इनके पास है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में डेवलपमेंट करने के लिए इनको कोई नहीं रोक रहा है। BSCS से ये लोग जो है 60-60 करके उनको पैसा दे रहे हैं, और यही बात कही थी जो हम कह रहे हैं, कोई राहत दिल्ली की जनता को नहीं मिल रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर विशेष सत्र विधानसभा का जल्द से जल्द बुलाकर जो दिल्ली के अंदर विकास की गति रुकी है, अगर उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे और अपने अधिकारों के लड़ने की बजाय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो बेहतर होगा। आशीष सूद जी से मैं आखिरी रिएक्शन लूंगी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के भले का रोड़ा केंद्र बनी हुई है, अभी भी वो यही मानना है। भाई दिल्ली के पावर आशीष जी इतना एक्साइटमेंट हुआ हमारा है तो अधिकार हमारा है कि अपने मनपसंद अधिकारी को लेके आए। ये कह रहे कि दिल्ली की जनता के रास्ते के भले का रोड़ा अभी भी केंद्र सरकार बनी हुई है, ऐसा मानना है आम आदमी पार्टी का। नहीं, ये एक नकारा और निकम्मी सरकार के विधायक और पूर्व मंत्री का प्रलाप है, क्योंकि मैंने पहली बार देश में एक ऐसी सरकार देखी है जो 2 अफसर कौन लगाएगा, उसकी ट्रांसफर कौन करेगा, इसके लिए विशेष सत्र बुलाती है। अच्छा होता ये विशेष सत्र बुलाते जो कि 100 दिन में ये बजट नहीं ला पाए हैं कि अब हम अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। आशीष सूद जी, बजट किसी भी सरकार का आईना होता है, उसकी नीति का, उसके विजन का। वो कहते थे कि मुझे घास चलने के लिए यहाँ पे बैठा रखा है क्या? निकम्मे आप बोल रहे हैं अपने इतिहास को, ज्यादा कुछ नहीं है, अपने इतिहास को बोल रहे हैं। वक्त में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन सवाल अभी भी दीगर है, अभी भी खड़ा है कि हाईकोर्ट के इस झटके के बाद क्या अब भी अरविंद केजरीवाल मानेंगे दिल्ली की जनता के भले के लिए ही, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दिया, या यूं ही राजनीतिक संकट वो खड़े करते रहेंगे और इस तरह की बवाल